स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर है लाइट। ठीक है, ये लाइट चैप्टर जो है ये आपका एनसीईआरटी की किताब में अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की किताब में आपको चैप्टर नंबर 10 ये मिलेगा, चैप्टर नंबर 10 मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लाइट के बारे में। ओके, देखिए आप पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में टाइप्स क्या है। उसके बाद टाइप्स में देखेंगे हम लोग किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है लाइट में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो इमेज बनता है स्फेरिकल मिरर से वो कैसे बनता है ना। कब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे इमेज हमारा बनेगा। तो ये सब चर्चा आज हम लोग जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ जो इसका लिंक है ये जरूर शेयर करिएगा अपना फ्रेंड लोग के साथ, ताकि वो लोग भी जुड़ सके इसमें। देखिए रिफ्लेक्शन का जो वर्ड है ये क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप किसी भी मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी मिरर के सामने आप खड़े हो जाते हैं तो आपको एक इमेज अपना उस मिरर में दिखाई देता है। मिरर में आप अपना एक इमेज देख पाते हैं। वो जो इमेज आप उस मिरर में देखते हैं वो कैसे बनता है। ठीक है, और लाइट का यहाँ पर क्या रोल है। उसके बाद बहुत सारा जो नेचुरल चीजें हैं जैसे हमारे आसपास पेड़ पौधे, ये सारी चीजें जो है ये सब हम लोग कैसे देखते हैं, ये सब हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट कि हाउ डू वी सी थिंग्स, मतलब जो आसपास की चीजें होती है उनको हम लोग कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम हमने बनाया, देखिएगा। इस डायग्राम में देखिए कि जो सन है उस सन से लाइट आपके तरफ आ रहा है। ये मतलब सॉरी, ट्री के तरफ वो लाइट जो है ऐसे ट्री के तरफ, सन से जो लाइट है वो ट्री के तरफ ऐसे आ रहा है ना। और इस ट्री से ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक पहुंचता है। तो आप जो है इस ट्री को वहां पे देख पाते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही चीजों को देखते हैं ना। अगर आपके सामने कुछ भी रखा हुआ है जैसे अभी आप अपने फोन में ये लेक्चर देख रहे हैं, तो फोन में जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो फोन से जो लाइट है वो आपके आंखों तक पहुंच रहा है, तब जा करके आपको वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उसी तरह से किसी भी चीज को अगर देखना होता है, चाहे कुछ भी हो, तो उसको देखने के लिए लाइट का उससे रिफ्लेक्ट हो करके हमारे आंखों तक आना जरूरी है। तभी जाकर के हम किसी भी चीज को जो है देख पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन में लाइट किसी भी सरफेस से टकरा करके जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ गए आप। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जिसमें कोई भी सरफेस हो, चाहे मिरर हो या कुछ भी हो, वहां पर लाइट टकरा करके लौटती है, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन जो हम लोग लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग मतलब समझते हैं ना। जैसे कि कोई बॉल को आप कोई ग्राउंड में बॉल को ऐसे पटकिए तो बॉल ऊपर टकरा के वापस लौट जाता है, तो इसको बाउंसिंग बोलते हैं। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। मीडियम माने कि जो एयर है, मान लीजिए एयर से लाइट ग्लास में जा रहा है, तो एयर से जब लाइट ग्लास के अंदर घुस जाता है ना तो उसको बोलते हैं कि एयर से दूसरे मीडियम में चला गया जो कि ग्लास है। तो मीडियम का मतलब आप समझ रहे होगे। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। माने लाइट जब किसी भी सरफेस से टकरा करके वापस लौट जाता है तो उसको रिफ्लेक्शन हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर एक मिरर ले रहे हैं हम लोग। अब लाइट जो है आ रही है ऐसे, ये लाइट का रे कहते हैं इसे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट।
तो ये लाइट का रे कहलाता है। तो रे ऑफ लाइट ये टकराई इस सरफेस से और टकराने के बाद ऐसे लौट गई, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप समझ गए कि लाइट जब किसी भी मीडियम से टकराने के बाद वापस लौट जाए तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा गया है, ठीक। डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि लाइट किसी भी सरफेस से टकराने के बाद अगर वापस से लौट जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पर हम लोग ये बात कर लेते हैं दैट कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसके लिए कुछ नियम कानून होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप रास्ता में गाड़ी चलाते हैं, तो जब आप रास्ता में बाइक या स्कूटी या कुछ भी कार चलाते हैं तो उसमें कुछ ट्रैफिक का जो नियम होता है उसका पालन आपको करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप किधर भी कहीं भी चला दीजिए गाड़ी, तो जो नियम कानून है उसके अनुसार आप गाड़ी चलाते हैं। तो लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसके लिए भी कुछ नियम कानून होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि लाइट किधर से भी आएगा और कहीं भी चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए भी कुछ नियम कानून होता है। क्या नियम कानून होता है समझते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज का मतलब आप समझते हैं ना, लॉज नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए आप सिंपली ऐसे समझिए कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, रिफ्लेक्शन मतलब आपको बता दिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या बताए, रिफ्लेक्शन का मतलब ये बताए कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराने के बाद लौट जाए, लाइट जब किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस से लौट जाए उसको रिफ्लेक्शन हम लोग कहते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें दो नियम होता है। पहला क्या होता है, हम पहले लॉ लिख देते हैं फिर आपको समझा देंगे। देखिए पहला नियम होता है कि द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ इंसिडेंट रे किसको बोला गया, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोला गया और नॉर्मल किसको बोला गया, पहले इसको आप समझ लीजिए, तब जाकर के आपका जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होगा। यहाँ पे जैसे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। देखिए ये डायग्राम आप समझिए ध्यान से। तो इस डायग्राम में आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो लाइट आ रही है मिरर पे, जैसे ये मिरर बना हुआ है ना, ये हमारा मिरर है। तो इस मिरर पे जो लाइट आ रही है, एरो देखिए, एरो से पता चलता है कि ये लाइट आ रही है, ठीक है। तो जब भी मिरर पर कोई लाइट आती है ना उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट आती है, आने वाली जो लाइट होती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जा करके यहाँ पे टकरा गई, ये जा करके यहाँ पे टकरा गई। टकराने के बाद जब ये लौट गई, ऐसे देखिए लौट गई लाइट, तो इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे आप समझ गए, जो लाइट आती है ना मिरर पे टकराने के लिए या किसी भी प्लेन सरफेस पे टकराने के लिए उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और जब लाइट इस प्लेन मिरर से टकराने के बाद जब लौट जाती है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल जो होता है ना वो मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन आप देखिए, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा ना मिरर के साथ। तो नॉर्मल जो होता है ना वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ओके, तो आप समझ गए इंसिडेंट रे क्या है। जो लाइट आ रही है टकराने के लिए मिरर पे उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। जो लाइट मिरर से टकराने के बाद लौट जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और नॉर्मल कौन होगा, तो नॉर्मल जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है किसी सरफेस पे, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल के बीच और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में देखिए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कुछ एंगल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो देख रहे हैं ना, इसके बीच में भी एक एंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए? तो दो एंगल मैंने बताया आपको, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होगा? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन होगा? तो जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो पूरा का पूरा क्या रहेगा? तो सब कोई एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में, कोई इस प्लेन से बाहर नहीं है, कोई इस प्लेन से बाहर नहीं है, सारा का सारा एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। आप इसका डायग्राम कॉपी में बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, और सारा का सारा एक ही प्लेन में लाई करता है। दूसरा लॉ, रिफ्लेक्शन होने के लिए पहला लॉ तो समझ गया ना क्या है। अब दूसरा लॉ क्या है? देखिए दूसरा लॉ ये बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोला गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस उसको बोला गया जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में रहेगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होता है? हमेशा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब जितना एंगल पे लाइट आके मिरर से टकराएगा ना, उतना ही एंगल पे वो वापस चला जाता है टकराने के बाद। जैसे अगर मान लीजिए 30 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। तो ये दो नियम आपको याद रखना है, और इन्हीं दो नियम पे हम लोग का जो भी रिफ्लेक्शन है वो होता है। ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन का जो नियम दो बताए आपको, ये आप हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन होगा तब आप इस नियम का यूज करेंगे। समझ गए? आपका रिफ्लेक्शन जब भी होगा ना, आपका रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो ये दो नियम के अनुसार ही रिफ्लेक्शन होगा। इन दोनों नियम को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है तो ये दोनों नियम आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में आप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट कि स्फेरिकल मिरर किसको बोला जाता है? स्फेयर मतलब आप समझते हैं क्या होता है? स्फेयर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? देखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, अब देखिए स्फेयर समझते हैं क्या होता है? स्फेयर का मतलब होता है जैसे कि एक बॉल है, ये जो बॉल आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्फेयर। ये पूरी तरह से क्या है? तो स्फेयर है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा? स्फेरिकल मिरर क्या होगा? तो स्फेयर का एक पार्ट होगा स्फेरिकल मिरर। जैसे कि एक पूरा मान लीजिए कि जैसे बॉल आप खेलते हैं ना, क्रिकेट में एक बॉल होता है, तो जब आप बॉल खेलते हैं तो वो बॉल कैसा होता है? स्फेयर होता है। अब उसी स्फेयर का, उसी स्फेयर शेप का एक ग्लास है, ग्लास माने कांच, उसी स्फेयर शेप का एक ग्लास है, और उस स्फेयर शेप के ग्लास को हम लोग जो है यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे काट दे रहे हैं। तो यहाँ से काट करके जब हम अलग करेंगे तो हम लोगों को कुछ एक पार्ट, ये जो पार्ट जो कट के अलग हो रहा है, ये पार्ट हम लोग को ऐसा दिखाई देगा, है ना? तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये पार्ट जो है इस स्फीयर से, ग्लास स्फीयर से हमने काट के निकाला। इस ग्लास स्फीयर से हमने ये पार्ट को क्या कर दिया? कट कर दिया। तो इस तरह का पार्ट हमें मिला। ठीक है। तो ये जो पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें क्या किया जा सकता है कि एक बार तो इस वाला सरफेस को पॉलिश मार दिया गया है। ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हैं इसको पॉलिश मार दिया गया है, और एक बार इधर अंदर वाला जो सरफेस है इसको पॉलिश मारा गया है। ये दो तरीके से इसका पॉलिशिंग किया जा सकता है ना? सिल्वर पॉलिशिंग, एक तो बाहर वाले को पॉलिश कर दिया, आउटसाइड वाले को पॉलिश कर दिया,
और एक बार किसको, इनसाइड वाले को पॉलिश कर दिया। तो इस तरह से हम लोग जो है या तो आउटसाइड पोर्शन या फिर इनसाइड पोर्शन, इन दोनों पोर्शन में हम लोग पॉलिशिंग जो है कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग के पास दो तरह का मिरर हो गया। कैसे, तो एक बार रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा, इस अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और एक बार जो रिफ्लेक्शन होगा ये बाहर वाले सरफेस से होगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो दो तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे बन रहा है। पहले तो हम आपको ये बताएं कि स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे, पूरा डिटेल में बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कॉपी में नोट भी करिएगा। स्फेरिकल मिरर जो हम आपको बताए उसमें ये बताया कि एक ग्लास का स्फेयर है, अगर उसको ऐसे काट दिया जाए तो काटने के बाद हम लोग को एक मतलब इस तरह का पार्ट जो है मिलेगा। और इस पार्ट में अब हम लोग पॉलिशिंग जो है कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एक बार पॉलिशिंग कर देंगे, पूरा आउटसाइड पार्ट में पॉलिशिंग कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्शन जो अंदर वाला पार्ट से होगा। और एक बार हम लोग अंदर वाला पार्ट को पॉलिश कर देंगे तो जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर वाले पार्ट से होगा। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग को दो तरह का स्फेरिकल मिरर जो है मिलता है। हम लोग को दो तरह का स्फेरिकल मिरर मिलता है। ये जो स्फेरिकल मिरर है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और ये जो है इसको बुलाता है कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए। अब आप इसका नाम जो याद कैसे रखिएगा, तो देखिए ये अंदर वाला पार्ट जो है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है ये एक तरह का केव है, केव टाइप का सरफेस हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो जब हम लोग को एक केव टाइप का सरफेस मिलता है तो यहाँ पर हम लोग उस केव से रिफ्लेक्शन होते हुए देख रहे हैं, इसीलिए इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे और इसके ऑपोजिट वाले को कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो दो तरह का मिरर हम लोग को स्फेरिकल मिरर में देखना होता है क्लास 10th में। तो इसको आप बना लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि इसमें जो कुछ टर्म्स होता है उस टर्म्स के बारे में, कि सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है, ये सब हम लोग यहाँ पे जानते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए जैसे देखिए एक स्फेयर हम लोग बना दिए, ठीक है। अब इस स्फेयर से ही तो कट के दूसरा जो पार्ट हम लोग का बन रहा था, तो इसमें इस स्फेयर में जो मिरर है वो मिरर कौन है, तो ये है यहाँ से, ठीक है। इतना पार्ट मिरर है, ये जो पार्ट है ना ये मिरर का पार्ट है, ठीक है। और कौन सा मिरर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कॉनकेव मिरर, इसीलिए पॉलिशिंग इधर किया हुआ है, इस तरह से पॉलिशिंग किया हुआ है। अब देखिए, अब इस स्फीयर का एक सेंटर होगा ये यहाँ पे, तो ये जो सेंटर सी है ना इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब कर्व टाइप का जो होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक पॉइंट आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है पी। तो पी क्या है यहाँ पे, इसको बोला जाता है पोल, ठीक है। उसके बाद और पॉइंट्स आपको मिलेगा, जैसे क्या, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो सी और पी को पास हो रहा है, सी और पी से जो पास हो रहा है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, स्टडी मटेरियल अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके जरूर देखिएगा। उसमें आपको स्टडी मटेरियल का और क्वेश्चन का लिंक जो है मिलेगा, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो पॉइंट सी सेंटर हो गया, इधर जो है पॉइंट पी क्या हो गया, पोल हो गया। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ सी से लेकर के पी तक का जो दूरी है ये तो रेडियस है ना, ये वाला जो दूरी है ये रेडियस है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सबका नाम याद रखना है। ओके, अब एक चीज और, यहाँ पर देखिए कि सी और पी का एक मिड पॉइंट होगा। सी और पी का एक मिड पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ पर मिड, बीच में, एकदम बीच में, सी और पी के बीच में, उसको बोलते हैं फोकस। एफ इक्वल टू फोकस। ये सब नाम हम लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी हो गया पोल, आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ हो गया फोकस। ठीक है। हाँ, एक चीज और आपको याद रखना है, दैट के आपको एफ से लेकर के पी तक का दूरी, एफ से लेकर के पी तक का दूरी, एफ से लेकर के पी तक का दूरी, इसको बुलाता है फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से दिखाते हैं हम लोग, स्मॉल एफ से दिखाते हैं, क्या कहते हैं इसे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा पोल, तीसरा आर माने कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब लेंथ हो गया, कहाँ से कहाँ तक का लेंथ हो गया, तो वो आपका पूरा जो है ना, यहाँ से लेकर के सी से लेकर के पी तक का लेंथ हो गया आर। और स्मॉल एफ का मतलब हो गया फोकल लेंथ, ये फोकस और पी तक का दूरी होगा। और ये पी प्रिंसिपल एक्सिस कौन हो गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन आप देख रहे हैं ना, सी और पी के बीच से पास होता है, वो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और स्फेरिकल मिरर का टाइप क्या है। स्फेरिकल मिरर में जो टर्म्स यूज होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, ये सब क्या है। एक चीज और आप याद रखेंगे कि रिलेशन बिटवीन, रिलेशन समझते हैं ना, रिश्ता, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है? फोकल लेंथ। तो इनके बीच में क्या रिश्ता है? तो देखिए, एफ जो होता है ना, वो दो गुना होता है आर, सॉरी, एफ जो होता है ना, वो आधा होता है आर का। मतलब क्या समझे, कि अगर आपको कहीं पर बोला हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 80 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 80 है, तो आपको ये समझना है कि फोकल लेंथ वहां पे 40 होगा। अगर कहीं पर ये बोल रहा है कि फोकल लेंथ हमारा 30 है, तो आपको ये समझना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पे 60 होगा। तो इस तरह से आप जो है याद रख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और फोकल लेंथ में रिलेशन जो है, रिश्ता जो है, क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग ये देखते हैं दैट के कौन कौन सा रे यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी कि अगर हम लोग को इमेज बनाना है, ठीक है ना, किससे? स्फेरिकल मिरर से, तो हम लोग कौन कौन सा रे जो है यूज करते हैं। तो पहला तो एक रे यूज करेंगे, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि जो लाइन आपका एकदम समानांतर होगा, पैरेलल होगा, किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का, उस रे का यूज करेंगे। देखिए कैसा होगा वो रे। ये हम लोग का एक हो गया कनकेव मिरर हो गया। देखिए जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये कनकेव मिरर के लिए बता रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें कन्वेक्स मिरर में भी लागू होंगी। ऐसा मत समझिएगा सर आप केवल और केवल कनकेव मिरर की ही बात कर रहे, कन्वेक्स की बात नहीं कर रहे। तो ये दोनों केस में लागू होंगे, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में लागू होंगे ये। तो यहाँ पर जैसे आप एक कनकेव मिरर देख रहे हैं, ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम एक लाइट की रे लेते हैं जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए ये जो रे है कैसा है, एकदम समानांतर, एकदम पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये कहाँ से पास होता है? ये पास होता है फोकस से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? दैट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू फोकस, passes थ्रू फोकस। समझ गए? मतलब जो भी रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, वो आपका फोकस से पास हो जाएगा।
ये एकदम याद रखिए बिना किसी टेंशन के, तो आपको ये समझ में आ जाएगा दैट कि हमेशा ऐसा करना है, हमेशा एक रे लेना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और उसको कहाँ से पास करा देना है, फोकस से पास करा देना है, एकदम याद रखिए इसको। उसके बाद दूसरा लॉ, दूसरा नियम देखिए, रे passing through center of curvature रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा देखिए, मान लीजिए कनकेव मिरर हम लोग ले ले रहे, ठीक है। अब इस कनकेव मिरर में ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे रहेगा, फोकस यहाँ रहेगा, पोल यहाँ रहेगा। तो अगर कोई रे आपका प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, मतलब कि ऐसे ऐसे पास होगा, तो ये जो है ना टकराने के बाद वापस उसी रास्ता से लौट जाएगा, मतलब जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रीट्रेसेस, रीट्रेसेस मतलब कि वापस से उसी पाथ में लौट जाना, रीट्रेसेस, ट्रेस का मतलब क्या होता है, कोई लाइन बनाना या कोई छाप छोड़ जाना, तो रीट्रेसेस का मतलब क्या हो जाएगा, वापस लौट जाना उसी रास्ते से। तो अगर कोई रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रीट्रेसेस इट्स पाथ, समझ गए, अपना पाथ को क्या कर लेगा, वो रिट्रेस कर लेगा, वापस से उसी रास्ते से लौट जाएगा जिधर से वो आया, ठीक है। ये हो गया। एक रे और हम लोग ले सकते हैं, तीन रे हम आपको बताने जा रहे हैं, क्यों, जैसे इमेज बनाने के लिए हम लोग को दो ही रेज की जरूरत होती है, बट हम एक तीसरा रे भी आपको बता, रे इंसिडेंट at norm at pole, ray incident at pole follows laws of reflection, है ना। देखिए कोई भी रिफ्लेक्शन में तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा ही होगा, है ना, ऐसा नहीं नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि एक कॉनकेव मिरर हम लोग ले रहे हैं, और इस कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट पोल हो गया। तो अगर कोई रे आप ऐसा लेते हैं जो जिसको पोल पे आप इंसिडेंट कराते हैं, तो ये जितना एंगल पे आया है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये जितना एंगल पे आया उतना ही एंगल पे ये लौट जाएगा वापस से, है ना। तो ये तीन तरह का जो तरीका आपको बताया गया रे बनाने का, तो इन तीन तरीके से जो है ना आप इमेज का फॉर्मेशन जो है कर सकते हैं। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं, दैट की इमेज का फॉर्मेशन जो है किस तरह से होता है, कैसे होता है। देखिए हम लोग को इसके लिए एक टेबल जानना होगा, और टेबल जो है आपको याद रखना है, ये टेबल हम लोग आपके लिए बनाए हैं, देखिएगा। देखिए ये जो टेबल है ना इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये देखिए कि पहला जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट मतलब समझते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वो होता है कि जो आपका जिसका इमेज हम लोग को बनाना है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जिसका इमेज हम लोग बनाते हैं ना उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो अगर मान लीजिए कि मिरर के सामने आप खड़े हो जाते हैं, तो मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप एक तरह से ऑब्जेक्ट है, और मिरर में जो दिखता है वो आपका इमेज होता है। तो जैसे मिरर को मिरर ले लिया गया, कोई भी मिरर ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग किसकी मिरर की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, और स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसा मिरर के लिए ये लिख रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। तो ये जितने भी कंडीशंस जो दिए हुए हैं ना ये सारे कॉनकेव मिरर के लिए बनाए गए हैं, तो इसको आप कॉपी में टेबल बना करके नोट जो है कर सकते हैं। इसमें देखिए कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन मतलब समझते हैं जगह, अगर ऑब्जेक्ट का जगह कहाँ पर है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि मिरर से काफी ज्यादा दूर, मिरर से काफी ज्यादा दूर है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा मैं आपको बना के दिखा, देखिए
जैसे ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह का कॉनकेव मिरर हो गया, है ना। अब यहाँ पर कॉनकेव मिरर में ये लाइन जो है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी कहने का मतलब कि जो हमारा मिरर है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना भी रेज होगा ना वो पैरेलल आएगा, जितना भी रेज होगा वो पैरेलल ऐसे आएगा। और जितना भी रेज है पैरेलल आ रहा है, और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो सारा का सारा रे कहाँ पे मीट करता है, फोकस पे। मतलब ये दोनों रेज जो है कहाँ मिल जाएंगे, फोकस पे। तो जहाँ पे रेज मिलेंगे वहीं पे हमारा इमेज बनता है। देखिए फर्स्ट वाले में आपको लिखा हुआ है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो आपका जो इमेज है वो फोकस पे बनता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चे बताइए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ओके, नेक्स्ट है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज किस तरह का, कैसा साइज होगा उस इमेज का। तो देखिए उस इमेज का जो साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड साइज का होगा। हाईली डिमिनिश्ड कहने का मतलब होता है कि काफी ज्यादा पॉइंट साइज, छोटा साइज का इमेज हम लोग का बनेगा। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड साइज का इमेज हम लोग का बनेगा। ओके, तो इसका जो डायग्राम होगा ये कैसा दिखेगा ये आपको हम दिखा देते हैं, सेकेंड वाले का। समझ गए। अब ये रियल इन्वर्टेड का मतलब भी आप समझ ही लीजिए। रियल इन्वर्टेड, देखिए रियल का मतलब होता है जब आपका रियल सही में जो रेज है ना आपस में इंटरसेक्ट करने लायक है अगर, तो वहां पे हमारा रियल इमेज बनता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा इमेज बनना। ठीक है, रियल मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका ये रियल रेज जो है मिल रहा हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये दो रेज जो आपस में मीट किया है फोकस पे, ये एक तरह से रियल रेज जो आ रहा है उस ऑब्जेक्ट से वही है जो मीट किया है। तो जो भी इमेज रियल होता है ना वो इन्वर्टेड होता है। देखिए रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। लेकिन जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो जो रियल इमेज होता है वो उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, जो रियल इमेज होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। और जो आपका ये इन्वर्टेड सॉरी वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, जहाँ पर हमारा रियल रेज ना मीट करे। ठीक है, जहाँ पर हमारा रियल रेज मीट ना करे वहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज देखने को मिलता है। और जो वर्चुअल होता है ना वो इरेक्ट इमेज होता है। इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधा इमेज, उल्टा नहीं होता। तो जैसे आप अगर अपना प्लेन मिरर घर में रखे होंगे तो उसमें जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपको दिखता होगा कि वहाँ पर जो आपका फेस है वो आपका फेस उसमें उल्टा नहीं दिखता, क्योंकि वो इमेज एक तरह का वर्चुअल इमेज है, वो रियल इमेज नहीं है, वो एक तरह का वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो सेकेंड वाला देखते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख देंगे, बियॉन्ड सी, तब हमारा कैसा इमेज बनेगा। देखिए सेकेंड वाला डायग्राम ये है। इसमें देखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ बी पे, ये जो पॉइंट बी है ना, ए से बी, ये हमारा एक तरह का ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखाया गया है। ये ए से बी जो है ना एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से हम लोग को मिनिमम दो रेज लेना है। तो मिनिमम दो रेज अगर हम लोग लेंगे तो एक रे देखिए कि पहला वाला रे जो है ना ये जा करके पैरेलल है ये, और जा करके टकरा रहा है मिरर से, तो ये रे कैसा है, पैरेलल है। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि जो भी रे पैरेलल होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होता है, फोकस। तो ये फोकस से पास हो गया, ये फोकस से पास हो गया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो रे आपका पैरेलल होता है मिरर का, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस का, वो हमारा फोकस से पास होता है। और फोकस से पास होने के बाद वो आगे बढ़ गया। सेकेंड एक और रे हम लोगों ने लिया है, और ये जो रे है ये आपका कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे है जो पास हो रहा है। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो ये जा करके मिरर से टकराएगा, और टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट गया। देखिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों रेज आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है इस जगह पर। तो ये हमारा इमेज है, ये हमारा इमेज है। यहाँ पर इमेज हमारा बना है। तो देखिए तो इमेज उल्टा बना है कि नहीं बना है, बना है। साथ ही साथ इमेज जो है वो छोटा बना है कि नहीं बना है, बना है।
तो इमेज हमारा उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, रियल है, इन्वर्टेड है ना। और जगह क्या है, तो जगह है बिटवीन सी एंड एफ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट ए बी क्या था, सी के पीछे था, इसीलिए इसको बोलेंगे बियॉन्ड सी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, तो बियॉन्ड सी। और इसको इमेज को जब देखा गया तो ये इमेज कहाँ बना, तो एफ और सी के बीच में बना, एफ और सी के बीच में बना, साथ ही साथ छोटा बना, इसीलिए डिमिनिश्ड बोले, और रियल भी है, इन्वर्टेड भी है। तो समझ गया, इस तरह से आपको देखना होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं और इसका इमेज जो है वो कहाँ पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड केस में, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पे। देखिए जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे, ये देखिए डायग्राम में, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तब हमारा इमेज कहाँ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। देखिए ये पॉइंट सी है, ये हम आपको शुरू में बता दिए, सी किसको बोलते हैं, एफ किसको बोलते हैं, पी क्या होता है, सब बता दिए थे। तो सी पर ये ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट है, पूरा ऐसे खड़ा है, देखिए ए बी। तो ये ए बी से लाइट रे निकालना है। तो एक लाइट रे हम लोग कहाँ ले रहे हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जा रहा लाइट का रे, निकल करके ऑब्जेक्ट से जा रहा है आगे। और जो रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस का, वो कहाँ से पास होता है, अभी बताया आपको, तो वो पास होता है फोकस से। तो ये टकराने के बाद ये फोकस से पास करा देना इसको, ये फोकस से पास हो गया। चलिए एक रे और लेना होगा, अगर इमेज बनाना है तो मिनिमम कितना रेस चाहिए, मिनिमम 2 रेस चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक रे और ले रहे हैं हम लोग, जो कि आपका फोकस से ही पास हो रहा है। तो फोकस से पास होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। कैसे, जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है वो फोकस से पास हो रहा है, तो जो फोकस से पास होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल तो होगा ना, उल्टा। तो इसीलिए फोकस से पास होने वाला लाइट जो देखो यहाँ गया गया गया, टकराया, टकराने के बाद ये फोकस से पैरेलल होके चला गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रे तो ये वाला आया और एक इधर से पहले आया था, दोनों इस जगह पर मीट किया है। दैट मीन्स कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये भी उल्टा बना है, रियल रेस के मिलने से बना है, तो रियल भी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और कहाँ पे बना है, तो देखिए सी पे ही बना है, तो सी पे ही बनेगा ये, इसका इमेज कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा, समझ गए। तो एक चीज तो आप समझ गए होंगे दैट कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, इमेज वहीं पे बना है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो इस तरह से आप देख लिए कि जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो इमेज सी पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल इन्वर्टेड। ये तीन जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, ये तीन आपका होमवर्क है, इसको समझना है। और इसके जो डायग्राम्स है मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप उसको वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी में भी बना सकते हैं। तो मैं तीनों डायग्राम नहीं, मैं एक डायग्राम आपको दे रहा हूँ, बाकी 2 डायग्राम जो है होमवर्क रहेगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप जरूर पूछिएगा मेरे से। ठीक है, फोर्थ वाला मैं दे दे रहा हूँ, देखिए फोर्थ वाला कुछ इस तरह से है, तो आप इसको समझिएगा कि कैसे बना है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है, इमेज हमारा बियॉन्ड सी बना है, उल्टा बना है। ओके, तो आप इसको घर पे ज़रूर एक बार देखिएगा। ठीक है ना। तो 4 मैंने बता दिया, 2 आपका काम है, 2 आपको बनाना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में हम लोग बात करेंगे ना, तो इसमें 2 ही केस होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 6 केस पढ़ा हमने, लेकिन कन्वेक्स मिरर में अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 2 केस ही होता है, 6 केस नहीं होता है। क्या क्या केस होता है देखिए, एक तो होता है कि जब हमारा ये कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन है। ओके, आप यहाँ लिख लीजिएगा ये कौन सा मिरर से है, तो ये कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, तो इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब मैंने अभी बताया आपको, दैट की जो मिरर होगा उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, और कहाँ, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब होता है मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर का मतलब होता है मिरर के पीछे। कैसा साइज का बनेगा, तो हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, पॉइंट साइज। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब भी कन्वेक्स मिरर हम लोग यूज करते हैं ना,
तो उससे जो भी इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअली बनता है और इरेक्ट बनता है। एक केस और होगा कि अगर आप बियॉन्ड सी से लेकर के पी तक कहीं भी रखिए, जैसे इसमें 5 केस हो रहा था ना कि बियॉन्ड सी से लेकर के पी तक में बहुत सारा 5 केस बन रहा था, तो इन इन सब में से कोई भी जगह आप चुन लीजिए, इसमें कन्वेक्स मिरर में इन पांचों में से कोई भी जगह पर आप रख दीजिए, आपका इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। तो इसीलिए इसमें 2 केस होता है, उसमें टोटल 6 केस था। ये साइज कैसा होगा, इमेज का साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, ये भी वर्चुअल और इरेक्ट होगा, समझ गए। तो कन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, और कनकेव मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका जो डायग्राम है वो भी आपको हम बता देते हैं, किस तरह का डायग्राम इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलता है। इसमें देखिए कि जितना भी रेज है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, पैरेलल है, सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो कहाँ मिलता है, फोकस पे। लेकिन ये एक तरह का डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर कहने का मतलब कि लाइट इस पे टकराने के बाद जो है ना कन्वर्ज नहीं होती, ऐसे कन्वर्ज नहीं होती, बल्कि ये फैल जाती है। और इसीलिए देखिए ऊपर की तरफ और फैल गया लाइट आने के बाद, ऐसे आने के बाद और फैल गया ऊपर, इधर से भी जो लाइट आ रही है ना और फैल गया इधर। तो ये कैसे मिलेगा, तो ये एक्चुअल में मिलेगा नहीं, इसको एज्यूम करना होगा दैट कि मिल रहा है। तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, डॉटेड लाइन से दिखा ना, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जहाँ पे मिलता है ये फोकस होता है, यहीं पर हमारा इमेज जो है बन रहा है। समझ गए। तो इसमें कैसे इमेज बनता है, इसमें रेज एक्चुअली में मिलते नहीं है, वो और डाइवर्ज होके फैल जाते हैं, तो कैसे मिलेंगे, तो इसको एज्यूम करना होता है कि ये मिल रहा होगा, तो इसीलिए इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके फोकस पे हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, ये एक केस हो गया। एक दूसरा केस भी है इसमें, एक दूसरा केस भी है इसमें। देखिए देखिए एक केस और है इसमें, देखिए अगर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी रखिए, चाहे सी पे, पी पे, सी पे, एफ पे, या बिटवीन सी एंड एफ कहीं भी रखिए। तो ये ऑब्जेक्ट रखा, एक रे हमने लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो ऐसे जा रहा है, और ये जाने के बाद जब यहाँ टकराया तो ये डाइवर्ज हो गया, फैल गया, इधर चला गया। फिर इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया हमने, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये कहाँ मिलता है, फोकस पे मिल रहा है ना, फोकस पे मिल रहा है। एक रे लेंगे जो सी से पास होगा, देखिए सी इसका इधर होगा क्योंकि इसका स्फीयर ऐसे बनेगा ना, सेंटर इस तरफ होगा इसका, इसीलिए सी उसका उधर होगा। तो जब इसको आप ऐसे सी तक में, जब आप इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो ये सी पे जाके काट रहा है, तो ये वापस से लौट जाएगा, जिधर से आया था उधर ही से लौट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका दोनों इस जगह पर मिलता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो समझ गए आप, जब बिटवीन बियॉन्ड सी से लेकर के आप पी तक कहीं भी रखिएगा तो आपका इमेज जो है पी और एफ के बीच में ही बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट का मतलब सीधा, और छोटा साइज का बनता है। तो इस तरह से हमने टोटल 8 केस यहाँ पे देखे, आठों में हमने इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे समझा। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, मिरर फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है साइन कन्वेंशन, ये पढ़ना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप मिरर फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। साइन कन्वेंशन, ओके, देखिए साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे कराएंगे। ये साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है समझिएगा। देखिए जैसे कि एक आपका, मान लीजिए कि आपके पास एक कनकेव मिरर है, तो इस कनकेव मिरर में लाइट जो हमारी आएगी, लाइट कैसे आएगी, लाइट इस डायरेक्शन में ऐसे आएगी, तो जिस डायरेक्शन से लाइट आती है ना उसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ
इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर इसका ऑपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव। तो यहाँ पर जैसे लाइट हमारी जिस तरफ से आ रही है, ये डायरेक्शन हमारा हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब कि इस डायरेक्शन में अगर आप कुछ भी मेजर करेंगे ना, उसके आगे प्लस लगाएंगे। और इस डायरेक्शन को हम लोग, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम लोग मानेंगे नेगेटिव। मतलब अगर इस डायरेक्शन में आप कुछ भी मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। समझ गए। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन 2 नंबर कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मेजर्ड फ्रॉम द पोल मतलब जितना भी डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट जो है पोल से चालू होगा। कहने का मतलब समझिए क्या है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई कनकेव मिरर है इस तरह से, ये सारा कन्वेक्स में भी एप्लीकेबल होगा। ये अगर आपके पास कनकेव मिरर है, इसमें अगर पॉइंट पी ये पोल हो गया, मान लीजिए एफ हो गया, ये सी हो गया, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर ए बी। तो अगर आपको लिखना है डिस्टेंस ऑफ ए, तो आप पोल से मेजर करेंगे। मतलब पी से लेकर के ए तक, पी से ए लिखना सही रहेगा। अगर आप ए से पी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जितना भी डिस्टेंस है सारा को पोल से ही मेजर करना है। तो अगर हम लोग पोल से मेजर करना चालू करेंगे तो हम लोग को ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। दैट मीन्स कि जो पी होगा नेगेटिव होगा। वही अगर इधर एक पॉइंट होता, मान लीजिए कि बी, बी नहीं सी मान लीजिए, सी भी तो है, डी मान लीजिए, तो आप यहाँ पर पी डी लिखेंगे तो सही होगा, डी पी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको सारा डिस्टेंस को शुरुआत मेजर करने का शुरुआत पी से करना है। तो यहाँ पी से लेकर के डी तक जा रहे हैं, तो हम लोग किधर, इंसिडेंट लाइट इधर से आएगा तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है। इंसिडेंट लाइट इधर से आएगा तो ये डायरेक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग सेम डायरेक्शन में पीडी को मेजर कर रहे हैं, इसलिए पीडी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। ओके। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं कि अगर थोड़ा सा बफरिंग आ रहा होगा आपको, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। चलिए ठीक हो गया है, अब नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो साइन कन्वेंशन है बहुत ज़रूरी है। कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा ये हम लोग को पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन में हमारा। उसके बाद आते हैं 3rd नंबर कि डिस्टेंस मेजर्ड एबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड एबव, एबव मतलब ऊपर, डिस्टेंस मेजर्ड एबव प्रिंसिपल एक्सिस, distance measured above principal axis are positive and vice versa। मतलब जो भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आपका एक ये कॉनकेव मिरर है। अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस ऐसे मेजर करना है तो ये पॉजिटिव होगा, और कोई डिस्टेंस अगर ऐसे मेजर करना है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं साइन कन्वेंशन में। तो उम्मीद है आपको ये साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए मिरर फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है 1/v + 1/u = 1/f।
अब ये वी यू एफ क्या है, स्मॉल एफ तो क्या है वो पहले ही बता चुके आपको हम। वी जो है वो होता है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इमेज का डिस्टेंस। यू जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है पोल से, सारा डिस्टेंस को तो पोल से ही मेजर करना ना। तो वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज कितना दूर है पोल से। यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर है पोल से। एफ क्या है, तो एफ है फोकल लेंथ। और ये जब मिरर फॉर्मूला आप यूज करेंगे ना, तो इसमें आपको साइन कन्वेंशन का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप साइन कन्वेंशन भूल जाओ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दिखेगा आपको क्लियरली। चलिए ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है दैट कि अ कन्वेक्स मिरर, ये मिरर फॉर्मूला पे बनेगा जो मैंने अभी आपको बताया, उस पर मैं बना के आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। रियर व्यू का मतलब होता है कि जब आप बाइक चलाते हैं ना, तो उस पर शीशा जो लगा रहता है उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर, मतलब पीछे देखने के लिए। ठीक है, तो एक कन्वेक्स मिरर है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, रियर व्यू के लिए। ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए कैपिटल आर बता दिया। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब ये समझिए कैसे, एक कन्वेक्स मिरर बनाइए, ऐसे बनेगा, ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर हो गया। अब इसमें बोल रहे कि एक बस है, ये जो बस है इसका दूरी कितना है मिरर से, 5 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका जो इमेज बनेगा मिरर में वो कितना दूरी पे बनेगा, और उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा। आप सबसे पहले ये समझिए कि जब भी आप कन्वेक्स मिरर लेंगे, उसका स्फेयर इधर बनेगा, सेंटर यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे होगा, पोल इधर होगा, और लाइट हमारा ऐसे आएगा रिफ्लेक्शन के लिए, दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो ये वाला होगा। क्या ये पॉजिटिव होगा क्या, नहीं नेगेटिव होगा। क्यों, सॉरी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हम लोग को मेजर करना है पोल से। ये पोल है और ये सी है, इसके बीच का दूरी आप ऐसे मेजर करोगे ना पोल से, तो ये सेम डायरेक्शन में है जिधर से हमारा लाइट आ रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में। तो इसीलिए इसका जो आर होगा वो होगा +3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, 5 मीटर पे। तो ऑब्जेक्ट का जब डिस्टेंस आप मेजर करेंगे पोल से, तो ऐसे मेजर करेंगे, मतलब कि इसके ऑपोजिट में मेजर करेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा यू, वो हो जाएगा -5 मीटर। समझ गए, हम लोगों को निकालना है वी। तो देखिए आपको यहाँ पर यू पता है, एफ भी पता है। एफ कैसे पता है, तो मैंने अभी आपको बताया था एफ जो होता है वो आर का आधा होता है। तो कितना हो जाएगा, +1.5 मीटर, 3/2 मैंने 1.5 आधा। तो एफ हम लोग को पता है, यू पता है, केवल वी अननोन है। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, सो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो 1/v + 1/u, यू कितना है -5, माइनस क्यों समझ गए हैं, इक्वल टू 1/1.5। अब इस वाले को उधर भेज दीजिए, तो 1/v इक्वल टू 1/1.5, वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सो 1/v इक्वल टू, देखिए एलसीएम अगर आप इसका लीजिएगा 15 और 5 का, इसका डेसिमल हटा के ऊपर 10 लिख दीजिए। हाँ, तो 15 5 का एलसीएम 15 होगा, यहाँ 10 और यहाँ 3, कितना आ जाएगा 13/15। मतलब अब हमें 1/v मिल चुका है, 1/v कितना मिल चुका है, 1/v मिल चुका है 13/15। तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 15/13, 15/13। ऐसे फ्रैक्शन में भी रह सकता है, और इसको डेसिमल में अगर आप चाहें तो डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, 15/13 है ना, ये 1.15 आएगा,
1.15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने पोजीशन निकाल दिया, नेचर। देखिए अब ये कन्वेक्स मिरर है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, है ना। साइज ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। अगर आपको साइज ऑफ इमेज निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, नाम मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितना टाइम्स वो बड़ा होके दिख रहा है या फिर कितना टाइम्स वो छोटा होके दिख रहा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ, इसको m से दिखाते हैं हम लोग, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन इक्वल टू, मिरर के लिए बता रहा हूँ, लेंस के लिए अलग हो जाता है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू, माइनस वी, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन अगर निकालना है तो आपका माइनस वी, वी कितना है 1.15 और यू कितना था -5। तो जब 1.15 बाई -5, माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो प्लस 0.23 आएगा, मतलब कि मैग्निफिकेशन प्लस 0.23 आया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो 0.23 टाइम्स जो है इससे हमारा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 0.23 टाइम्स वो ज़्यादा है। ठीक है, 0.23 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर ये आप समझ गए कैसे साइज निकालना था, कैसे पोजीशन निकालना था, कैसे नेचर निकालना था। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे और ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क रहेगा, ये आपको बनाना, घर में खुद से बनाना है और ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब यहाँ पे हम लोगों को जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज दिया हुआ, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिया हुआ है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, मतलब यू जो है दिया हुआ है। अब कनकेव मिरर है, यू सामने होगा, यू नेगेटिव होगा। ठीक है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि उसका मेजरमेंट इस तरफ होगा। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image, मतलब स्क्रीन जहाँ रखना है तो स्क्रीन कहाँ रखेंगे, स्क्रीन वहीं रखेंगे ना जहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी निकालना है, नेचर बताना कैसा होगा इमेज का और साथ ही साथ साइज बताना है इमेज का कैसा। तो ये इसके लिए आप एक बार मिरर फार्मूला यूज करेंगे सारा वैल्यूज को रख के, और एक बार मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फार्मूला था माइनस वी बाई यू। आप एक बार इसको यूज करेंगे और आप एक बार इसको यूज करेंगे। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, आंसर आएगा आपका v का वैल्यू आएगा, मतलब इमेज का जो डिस्टेंस है जहाँ पर स्क्रीन को रखना है वो आएगा -37.5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब हो गया मिरर के सामने, और आपका जो हाइट मतलब हाइट आएगा, इमेज का जो हाइट आएगा, ऑब्जेक्ट का हाइट तो दिया हुआ है, इमेज का हाइट आएगा -6 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब उल्टा। ठीक है, तो ये दो आंसर होगा, आप इसको ज़रूर बनाइएगा घर में, अगर कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में जब हम लोग रिफ्रैक्शन चालू करेंगे और ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी हम लोग अगले क्लास में जो है ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं इसी टाइम पे। उम्मीद है आपको आज का क्लास जो है समझ में आएगा, काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस करी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा दैट रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं, साथ ही साथ हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं, दो टाइप का स्फेरिकल मिरर क्या क्या होता है, इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो कौन कौन से टर्म्स हैं, और कौन कौन सा रे लिया जाता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हमने देखा कि इमेज फॉर्मेशन किस ऑब्जेक्ट का कब और कैसे होता है, ये दोनों में देखा हमने, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में। साइन कन्वेंशन हमने देखा दैट कैसे लेते हैं, फिर हमने मिरर फार्मूला पढ़ा, फिर हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा, फिर हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।